द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम मोहम्मद बिन कासिम की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। हमारी पड़ताल का बेस है विकिपीडिया से मिली जानकारी, जो अक्सर हम सबके लिए किसी टॉपिक को जानने का पहला पॉइंट होता है। हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ये मोहम्मद बिन कासिम आखिर थे कौन, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में उनका क्या रोल था, और हाँ, सबसे दिलचस्प बात, उनकी मौत, उससे जुड़े जो अलग अलग किस्से हैं उनमें क्या सच्चाई है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि विकिपीडिया एक शुरुआती पॉइंट है जो कई सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेता है। मोहम्मद बिन कासिम वाकई एक अहम शख्सियत है। उनका जो अभियान था वो इस एरिया में शुरुआती इस्लामी असर की एक तरह से नींव माना जाता है। उनकी कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, बल्कि इसमें सियासत और सत्ता के दांवपेच भी खूब हैं। तो सबसे पहले थोड़ा उनके बैकग्राउंड पे आते हैं। कौन थे मोहम्मद बिन कासिम, कहाँ से आए थे? जानकारी कहती है कि जन्म हुआ 695 ईसी के आसपास ताइफ शहर में। ताइफ ये आज के सऊदी अरब में है ना? जी हाँ, आज का सऊदी अरब। और वो अल सकीफ कबीले से ताल्लुक रखते थे। हाँ, और उनके बचपन की एक खास बात यह है कि उनके वालिद कासिम बिन यूसुफ, उनका इंतकाल जल्दी हो गया था, तो उनकी परवरिश की उनके चाचा ने, हज्जाज बिन यूसुफ ने। हज्जाज बिन यूसुफ, ये नाम तो काफी सुना हुआ है। वो कोई आम आदमी नहीं था। बिल्कुल नहीं। हज्जाज उस वक्त इराक के उमैयद गवर्नर थे, खिलाफत में बहुत बहुत पावरफुल आदमी थे वो। अच्छा, तो कासिम पले बड़े सत्ता के इतने करीब, जाहिर है ट्रेनिंग भी अच्छी मिली होगी। बताया गया है कि हज्जाज ने ही उन्हें जंग और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की ट्रेनिंग दी। कम उम्र से ही तैयारी चल रही थी, और फिर उन्होंने हज्जाज की बेटी जुबैदा से शादी भी की, तो रिश्ते और पक्के हो गए। ये फैमिली और पॉलिटिकल कनेक्शंस उनके करियर के लिए बहुत बहुत अहम थे। हज्जाज बिन यूसुफ न सिर्फ ताकतवर थे, बल्कि महत्वाकांक्षी भी बहुत थे। और उन्होंने अपने भतीजे और दामाद कासिम में वो कह सकते हैं स्पार्क देखा होगा, जो उनके साम्राज्य बढ़ाने के प्लान्स को पूरा कर सके। इसी सब के बीच सिंध पर चढ़ाई की योजना बनी। तो ये सिंध अभियान ये कैसे शुरू हुआ, क्या कॉन्टेक्स्ट था उस वक्त, थोड़ा इस पे रोशनी डालें। देखिए, ये वो टाइम था जब उम्मैद खिलाफत, यानी उस वक्त का विशाल इस्लामी साम्राज्य, वो फैल रहा था। अच्छा। एक्सपेंशन का दौर था। खलीफा थे अल वलीद प्रथम, और बॉर्डर्स लगातार आगे बढ़ाई जा रही थीं। सिंध पर हमले का ऑर्डर तो दमिश्क से आया, खलीफा की तरफ से, लेकिन पूरी प्लानिंग और ऑपरेशन का कंट्रोल इराक में कूफा से हज्जाज बिन यूसुफ ही कर रहे थे। समझ गई। और फिर 710 ईस्वी के आसपास कासिम अपनी सेना लेकर निकले। कहते हैं कि ईरान के शिराज शहर से शुरुआत हुई। शुरू में 6000 सिरियाई सैनिक, ऊंट और सामान ढोने के लिए बाख्तरी ऊंट भी, काफी बड़ा इंतजाम था। जी हाँ, 3000 बख्तरी ऊंट भी थे सामान के लिए। ये दिखाता है कि अभियान कितने बड़े स्केल पर था। और ये फौज मकरान के रास्ते से आगे बढ़ी। मकरान उस वक्त अरब रूल में तो था, पर वहां कुछ अंदरूनी बगावतें थी, तो कासिम को पहले उन्हें दबाना पड़ा। मकरान के गवर्नर से उन्हें और फौजी मदद भी मिली, और फिर आखिरकार वो समंदर के रास्ते देबल बंदरगाह पर उतरे, जो आज के कराची के पास हैं। देबल, हाँ, उस जमाने का सिंध का एक बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट था वो। बिल्कुल। तो देबल तो बस शुरुआत थी। इसके बाद कासिम की सेना कहाँ बढ़ी, कौन सी बड़ी जीतें मिली? देबल जीतने के बाद कासिम सिंध में और अंदर तक गए। रास्ते में नेरून और सहवान जैसे मजबूत शहर थे, किले थे, उन पर कंट्रोल किया। यहां यह भी जिक्र मिलता है कि इन जीतों के बाद काफी कैदी बनाए गए, गुलाम बनाकर, और बहुत सारा माल असबाब, वो सब हज्जाज और खलीफा के पास भेजा गया। अच्छा। हाँ, और ये भी कहते हैं कि कासिम ने कुछ लोकल ग्रुप से बातचीत करके उन्हें अपने साथ भी मिला लिया था। और फिर आया वो बड़ा टकराव सिंध के राजा दाहिर सेन के साथ। बिल्कुल। सिंध नदी के किनारे रावर नाम की जगह पर, वहां राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की सेनाओं में जबरदस्त लड़ाई हुई, और इस जंग में राजा दाहिर वो हार गए और मारे गए। ओह, तो ये तो सिंध की फतह में एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा। यकीनन। इसके बाद ही ब्रह्मनाबाद और फिर मुल्तान, जो व्यापार का बड़ा सेंटर था, उस पर भी अरब सेना का कब्जा हो गया। कमाल है, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी। और जानकारी ये भी कहती है कि मुल्तान के बाद भी वो रुके नहीं, सौराष्ट्र गुजरात की तरफ भी सेना भेजी। वहां क्या हुआ? हाँ, दस्ते भेजे थे। वहां शायद लोकल रूलर्स से, हो सकता है राष्ट्रकूटों से, कोई समझौता हुआ। पूरी डिटेल तो साफ नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी नजरें अब और आगे थीं।
उत्तर भारत में कन्नौज जैसे बड़े राज्य पर। कन्नौज, उस वक्त तो कन्नौज बहुत ताकतवर माना जाता था। जी हाँ, और कहते हैं कि उसके लिए एक बड़ी, शायद 10,000 सैनिकों की फौज तैयार करने की प्लानिंग भी चल रही थी। कासिम सिंध में तो कामयाब हो रहे थे, लेकिन किस्मत का पहिया अक्सर कहीं और घूमता है। दमिश्क और कूफा में चीजें बदल रही थीं। क्या मतलब, क्या हुआ वहां? इतनी सक्सेस के बीच उन्हें अचानक वापस क्यों बुला लिया गया? यहीं से कहानी में वो मिस्ट्री वाला एंगल आता है ना? बिल्कुल, इसका सीधा कनेक्शन था दमिश्क और कूफा की पॉलिटिक्स से। दो बड़ी मौतें हुई जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहली मौत थी कासिम के सबसे बड़े सपोर्टर, उनके मेंटोर, चाचा और ससुर हज्जाज बिन यूसुफ की। ओह, और उसके कुछ ही टाइम बाद खलीफा अल वलीद प्रथम का भी इंतकाल हो गया। अच्छा, तो दोनों बड़े सपोर्टर्स नहीं रहे। फिर नए खलीफा कौन बने? उनका क्या रवैया था कासिम को लेकर? नए खलीफा बने अल वलीद के छोटे भाई सुलेमान बिन अब्द अल मलिक। और यहाँ एक बड़ा पेंच था। सुलेमान जो थे वो हज्जाज बिन यूसुफ के पुराने और कट्टर सियासी दुश्मन थे। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, और वो सत्ता में आने के लिए हज्जाज के दुश्मनों के एहसानमंद भी थे। तो तख्त पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले हज्जाज के वफादार और ताकतवर लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। ये सिर्फ पावर ट्रांसफर नहीं था, ये एक तरह की सियासी सफाई थी। तो जाहिर है मोहम्मद बिन कासिम, जो हज्जाज के इतने करीबी थे, दामाद भी थे, वो तो सीधे निशाने पर आ गए होंगे। बिल्कुल, सुलेमान ने फौरन एक्शन लिया। हज्जाज के वफादारों को बड़े पदों से हटाया और याजीद बिन अल मुहल्लब नाम के शख्स को फार्स, किरमान, मकरान और सिंध सबका नया गवर्नर बना दिया। और मजे की बात देखिए, इसी याजीद को कभी हज्जाज बिन यूसुफ ने कैद करके बहुत सख्ती की थी। अरे बाप रे, तो याजीद के मन में तो बदला लेने की आग होगी ही। कासिम के लिए तो ये बहुत बुरी खबर थी। अंदाजा तो यही है। गवर्नर बनते ही याजीद का पहला निशाना मोहम्मद बिन कासिम ही बने। फौरन हुक्म आया कि उन्हें पद से हटाओ और गिरफ्तार करो। कासिम को बेड़ियों में जकड़ लिया गया। और यहीं से उनकी मौत की वो दो अलग अलग कहानियां शुरू होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों वर्जन्स को थोड़ा समझते हैं। पहली कहानी चचनामा से आती है। ये चचनामा क्या है, थोड़ा बताएंगे? हाँ, चचनामा सिंध पर अरबों की जीत का एक अहम फारसी सोर्स है। इसे सिंध के इतिहास पर एक शुरुआती और काफी डिटेल्ड अकाउंट माना जाता है। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस इसकी हर बात पर, खासकर कुछ नाटकीय किस्सों पर सवाल भी उठाते हैं। अच्छा, तो इस चचनामा वाली कहानी में क्या कहा गया है कासिम की मौत के बारे में? इस कहानी के मुताबिक कासिम ने राजा दाहिर की दो बेटियों सूर्या और परिमला को बंदी बनाया था और उन्हें तोहफे के तौर पर नए खलीफा सुलेमान के पास दमिश्क भेज दिया। जब खलीफा ने उन राजकुमारियों को अपने हरम में बुलाया तो उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया। कैसा प्लान? उन्होंने खलीफा से शिकायत कर दी कि कासिम ने उन्हें खलीफा के पास भेजने से पहले ही उनकी इज्जत लूट ली है। क्या? ये तो बहुत ही सीरियस इल्जाम था, खासकर खलीफा के लिए भेजे गए तोहफे पर। हाँ, और कहते हैं कि खलीफा ये सुनते ही गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को एक बैल की कच्ची चमड़ी में जिंदा सिलवाकर दमिश्क लाया जाए। बैल की कच्ची चमड़ी में जिंदा? जी हाँ, और कहानी कहती है कि उसी चमड़ी के अंदर बंद रहने से दम घुटने की वजह से रास्ते में ही कासिम की मौत हो गई। हे भगवान! कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में जब खलीफा को पता चला कि बहनों ने ये इल्जाम झूठा लगाया था सिर्फ बदला लेने के लिए, तो उसने गुस्से में आकर उन दोनों राजकुमारियों को भी जिंदा दीवार में चिनवा दिया। बाप रे, ये कहानी तो बहुत ही ज्यादा नाटकीय और भयानक है, किसी फिल्म जैसी। बिल्कुल, बेहद नाटकीय। लेकिन जैसा आपने कहा, एक दूसरी कहानी भी है, और ये कहानी एक और शुरुआती और ज्यादा माने हुए इस्लामी इतिहासकार अल बलाजुरी बताते हैं। हाँ, बलाजुरी, उनका वर्जन क्या है, वो कैसे अलग है? बलाजुरी की कहानी कहीं ज्यादा सीधी और साफ तौर पर पॉलिटिकल लगती है। जैसा हमने पहले बात की, नया खलीफा सुलेमान हज्जाज का दुश्मन था। उसने पावर में आते ही हज्जाज के सारे रिश्तेदारों और करीबियों को चुन चुनकर सजा देना शुरू किया था। मोहम्मद बिन कासिम को भी इसी सियासी सफाई के तहत वापस बुलाया गया था। उन्हें अरेस्ट करके इराक के मौसूल शहर में कैद कर दिया गया। मौसूल में? हाँ, और बलाजुरी के मुताबिक वहां जेल में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, उन्हें टॉर्चर किया गया और इसी पिटाई और बुरे सलूक की वजह से उनकी मौत हो गई। तो ये दो बिल्कुल अलग नजारे हैं। एक तरफ पर्सनल रिवेंज, पैशन और एक बहुत ही भयानक मौत, दूसरी तरफ बिल्कुल कोल्ड कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मर्डर। बिल्कुल।
तो किस पर यकीन करें, या सच्चाई कहीं बीच में है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कहानी चाहे जो भी हो, चाहे वो चचनामा की ड्रामेटिक कहानी हो या बलाजुरी का सीधा पॉलिटिकल अकाउंट, दोनों ही कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती हैं कि कासिम की मौत के पीछे असली वजह सियासी थी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? चचनामा वाली कहानी में तो राजकुमारियों का बदला मेन रीजन लग रहा है। हाँ, वो लगता है, लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि क्या राजकुमारियों का वो इल्जाम, अगर वो सच भी था, क्या वो नए खलीफा के लिए एक सुविधाजनक बहाना बन गया? कासिम जैसे ताकतवर और कामयाब जनरल को रास्ते से हटाने का बहाना, खासकर तब जब वो जनरल उसके पॉलिटिकल दुश्मन के खेमे का था। सत्ता के खेल में ऐसा अक्सर होता है ना, नाटकीय बहानों का इस्तेमाल किया जाता है असली इरादे छुपाने के लिए। हाँ, ये बात तो है। तो फिर असली इरादे क्या हो सकते थे? सोर्स क्या इशारा करता है? कई वजह हो सकती हैं। एक तो वही क्लासिक डर कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध में बहुत ज्यादा कामयाब हो गया था, बहुत पावरफुल हो गया था, उसने लोकल सपोर्ट भी हासिल कर लिया था। तो दमिश्क में बैठे खलीफा को शायद ये डर सताने लगा हो कि कहीं कासिम सिंध में अपनी अलग हुकूमत ही न बना ले। हाँ, कामयाब जनरलों से बादशाहों का डलना, ये तो पुराना पैटर्न है। बिल्कुल। और दूसरी वजह, जैसा हमने पहले भी कहा, कासिम का हज्जाज बिन यूसुफ से गहरा कनेक्शन। हज्जाज बहुत ताकतवर था, लेकिन शायद बहुत से लोग उसे नापसंद भी करते थे। तो कासिम को हटाना एक तरह से हज्जाज के बनाए गुट के असर को खत्म करना था और नए खलीफा सुलेमान की अपनी ताकत को मजबूत करना था। तो मतलब बलाजुरी वाली कहानी जो सीधे पॉलिटिकल दुश्मनी की बात करती है, वो ज्यादा लॉजिकल लगती है। हाँ, ज्यादातर हिस्टोरियंस इसी तरफ झुकते हैं। सोर्स में भी बैल की चमड़ी वाली कहानी की सच्चाई पर थोड़ा शक जाहिर किया गया है, और इशारा यही है कि असल वजह शायद सीधी सादी राजनीतिक दुश्मनी और सफाया ही थी। तो फिर इस सब का निचोड़ क्या निकालें? मोहम्मद बिन कासिम की विरासत, इतिहास में उनका महत्व, उसे हम कैसे समझें? देखिए, कासिम का अभियान, चाहे उसका अंत कितना भी ट्रैजिक और कंट्रोवर्शियल रहा हो, वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन जरूर है। ये इस इलाके में मुस्लिम शासन की स्थापना का एक शुरुआती और बहुत अहम चैप्टर था। इसने आने वाली सदियों के लिए इस रीजन की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर पर गहरा असर डाला। और ये सब उन्होंने बहुत ही कम उम्र में कर दिखाया। ये बात सोचकर हैरानी होती है। जब उन्होंने सिंध और पंजाब के बड़े हिस्से जीते, तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल के आसपास बताई जाती है, और जब उनकी मौत हुई तब वो मुश्किल से 20 साल के थे। मतलब एक बहुत छोटा लेकिन जबरदस्त असर डालने वाला करियर। बिल्कुल। जितनी तेजी से उनका उदय हुआ, उतनी ही तेजी से उनका पतन भी हो गया, और उनका अंत भी उतना ही अनिश्चित और रहस्यों में लिपटा हुआ है। आज तक किसी को ठीक से ये भी नहीं पता कि उनकी कब्र कहाँ है। उनकी मौत की कहानी अलग अलग बयानों और सियासी साजिशों की धुंध में कहीं खो गई है। तो चलिए आज की बातचीत की मुख्य बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम एक बहुत यंग और सक्सेसफुल उम्मय्यद जनरल थे। उन्होंने सिंध को जीता, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी हुकूमत की शुरुआत हुई। लेकिन अपनी कामयाबी के पीक पर दमिश्क में हुए पॉलिटिकल बदलावों की वजह से उन्हें वापस बुलाया गया, और फिर बहुत ड्रामेटिक और शायद सियासी वजहों से उनकी मौत हो गई। कैसे हुई, इस पर कम से कम 2 अलग-अलग और बिल्कुल उलट कहानियां हमें मिलती हैं। और यहाँ एक आखिरी बात सोचने वाली है जिस पर यह जानकारी रोशनी डालती है, वो ये कि कैसे इतिहास के ब्यौरे, जैसे कासिम की मौत के ये 2 अलग-अलग किस्से हैं, चचनामा वाला और बलाजुरी वाला, ये लिखने वाले के मकसद या उस वक्त के सियासी माहौल या बाद में लोग उसे कैसे देखते हैं, इन सब चीज़ों से प्रभावित हो सकते हैं। हो सकता है चचनामा लिखने वाले कहानी को ज्यादा सेंसेशनल बनाना चाहते थे या किसी खास नजरिए को सपोर्ट करना चाहते थे। हाँ, ये भी हो सकता है। वहीं बलाजुरी शायद ज्यादा सीधे तौर पर पॉलिटिकल असलियत पर फोकस कर रहे थे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। इतिहास में हम कितनी बार ऐसी कहानियों से मिलते हैं जहां असली क्यों, मतलब वजह, किसी ड्रामेटिक कहानी या साफ दिखने वाली पॉलिटिकल दुश्मनी के पीछे छिप जाती है, और हम उन छुपे हुए गहरे कारणों को समझने की कोशिश कैसे कर सकते हैं जो शायद पहली नजर में न दिखे। ये एक सवाल है जो हमें सिर्फ इस जानकारी तक ही नहीं रुकने देता, बल्कि और ज्यादा खोजबीन करने के लिए इंस्पायर करता है।